वह गर्मियों की उसम भरी रात थी। धोलिया गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। वहां अक्सर शाम ढलने के बाद लोग अपने घरों में दुबक जाते। रात के समय कोई उस गांव में बाहर नहीं निकलता था। गांव का चौकीदार गांव की सीमा पर रात के समय हमेशा नात रहता। अगर भूले से गांव का कोई व्यक्ति बाहर निकल जाता तो वह चौकीदार उसे घर के अंदर जाने के लिए बोल देता। अशोक, पूजा और विक्की को यही बात खाए जा रही थी। वह तीनों इस समय धुलियापुर गांव के मुखिया के घर पर ठहरे हुए थे। आखिर मेरी समझ में यह नहीं आता है कि लोग रात के समय बाहर क्यों नहीं निकलते। अरे हम दोनों भी कुछ देर पहले टहलने के लिए निकले तो चौकीदार ने मुझे और विक्की को भी घर के अंदर जाने के लिए कहा। हाँ, उसका एटीट्यूड तो ऐसा था जैसे कि वह गांव का मुखिया हो। तुम दोनों जानते हो कि मुझे खाना खाने के बाद बाहर टहलने की आदत है। टेंशन मत लो पूजा, मतलब कुछ ना कुछ करते हैं। अच्छा जी, और क्या करोगे आप दोनों? अब हम तीनों एक साथ बाहर जाते हैं, मगर इस दरवाजे से नहीं बल्कि खिड़की से। हाँ, देखता हूँ अब उस चौकीदार को भी। ओके, मैं अपना कैमरा निकाल लेती। संगीत हूँ। वो तीनों खिड़की से चुपके से बारी बारी करके घर से बाहर निकल गए और बाइक पर बैठकर उस बस्ती की ओर चल दिए जो बरसों से खंडार पड़ी हुई थी, जहां दिन के समय में भी एक अजीब सी वीरानी की दहशत महसूस होती थी। उन तीनों को उसी वीरान बस्ती की तस्वीरें ही यहाँ तक खींच लाई थी। उन्हें वहां आए हुए 3 दिन हो गए थे, मगर रात के समय में गांव का चौकीदार उन्हें गांव से बाहर नहीं जाने दे रहा था। वह तीनों गांव की सीमा के पार पहुंच ही थे कि तभी चौकीदार की कड़कदार आवाज उन तीनों के कानों में टकराई। तुम तीनों अपनी फटफटिया यही रोक लो, इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? अशोक ने बाइक रोक दी। चौकीदार अशोक और विक्की की ओर देखकर बोला, कुछ देर पहले तुम दोनों को घर जाने के लिए बोला था ना। देखो तुम हम तीनों को जानते नहीं। हम तीनों एक फेमस हिस्टोरिकल मैगजीन के लिए काम करते हैं। हमें उस वीरान खंडहर के ओरिजिनल फोटो रात के समय में चाहिए, वही जहां हमेशा वीराना छाया रहता है, जिसका जिक्र एक मशहूर उपन्यासकार कासिम अंसारी ने अपने उपन्यास में भी किया है। वहां मत जाओ, शायद तुम्हें पता नहीं कि बरसों पहले उस महल में एक रानी रहा करती थी जो इंसानों के खून से स्नान करती थी। एक दिन वहां ऐसा जलजला आया कि सब कुछ तहस नहस हो गया और वह सारी बस्ती शापित हो गई, मगर वह रानी आज भी प्रेतनी बनकर वहां घूमती है। अगर कोई इंसान उसे दिख जाए तो उसका खून निकाल लेती है। तुम तीनों की चीखें उस वीराने में घूट कर रह जाएंगी। इसकी बकवास तुम दोनों क्यों सुन रहे हो? चलो यहाँ से थोड़ी देर बाद वापस आ जाएंगे। पूजा की बात सुनकर अशोक ने मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी और मोटरसाइकिल का रोक उसी वीरान बस्ती की ओर मोड़ दिया। कुछ ही देर में वह तीनों एक बस्ती की बॉर्डर पर खड़े हुए थे, मगर सामने का दृश्य देखकर उनकी आंखें विस्मय से फैली हुई थी, क्योंकि उन तीनों को वह बस्ती कहीं से भी वीरान नजर नहीं आ रही थी। वहां पर बहुत ही पुराने जमाने के कच्चे मकान बने हुए थे। उन मकानों में
लाल टन की जलती हुई और उजाड़ बस्ती और वीरान खंडरई। हम गलत जगह पर तो नहीं आ गए? इस बस्ती में बहुत से घरों में जलती हुई लालटेन बता रही है कि अभी यहाँ के लोग सोए नहीं हैं। इन लोगों से पता करके देख लेते हैं। अशोक मोटरसाइकिल स्टार्ट करने लगा, मगर काफी कोशिश करने के बाद भी उसकी मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हुई। हमें यहाँ से अब पैदल ही चलना पड़ेगा। अशोक, पूजा और विक्की मोटरसाइकिल को वहीं खड़ी करके पैदल चलने लगे। जैसे जैसे वह तीनों आगे बढ़े जा रहे थे, उन तीनों की आंखों में हैरत के साए बढ़ते जा रहे थे। रात के समय सन्नाटे में वहां बस्ती होते हुए भी पूजा को ना जाने क्यों वहां एक अजीब सी वीरानी मालूम पड़ रही थी। अशोक और विक्की के रोंगटे ना जाने क्यों दहशत से खुद बखुदा। पूजा की नजर बहुत बड़ी बाड़ी पर पड़ी, जिसकी सीढ़ियों पर एक महिला बाड़ी के पानी को लगातार देखे जा रही थी। वो सामने देखो, उस महिला के कपड़े देखकर लग रहा है कि जैसे कि वो अच्छे परिवार की हो। पूजा, तुम सही कह रही हो, इस तरह के कपड़े तो राजघराने की औरतें ही पहना करती थी। तो फिर चलो उससे ही जाकर मालूम करते हैं कि हमें जिस वीरान बस्ती के बारे में बताया गया था वह यहाँ से कितनी दूर है। कुछ ही देर में वह तीनों महिला के सामने खड़े हुए थे। वह महिला उन तीनों की ओर देखकर अजीब से अंदाज में मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुरा से ऐसा मालूम पड़ रहा था मानो कि वो इन तीनों को पहले से ही जानती हो। कौन हो तुम तीनों और यहाँ क्या कर रहे हो? दरअसल हमें कुछ दिनों पहले ऐसी बस्ती के बारे में मालूम पड़ा जो कि पिछले 400 सालों से वीरान पड़ी हुई है। हमें उसके ओरिजिनल फोटोज लेकर हिस्टोरिकल मैगजीन में छापने हैं। और तुम सब ठहरे हुए कहाँ हो? क्योंकि यहाँ पर डर की वजह से कोई नहीं आता जी। धुलिया गांव का मुखिया स्वभाव से बहुत ही अच्छा है। हमने उसे जब अपनी हिस्टोरिकल मैगजीन में अपने काम के बारे में बताया तो वह हमें अपने घर पर रखने के लिए राजी हो गया, मगर बेवकूफ वहाँ का चौकीदार रात में हमें घर से बाहर ही नहीं निकलने देता। तुम जिसे ढूंढ रही हो मैं उसका पता जानती हूँ, लेकिन पहले हमारे साथ हमारे घर चलो। पहले जलपान कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें उस बस्ती का पता बता दूंगी। इतना बोलकर उस सुंदर महिला के कदम एक अनजान रास्ते की ओर बढ़ने लगे। कुछ देर में पूजा, अशोक और विक्की एक भव्य महल के सामने खड़े हुए थे, जहां पर सैनिक पुराने जमाने के पोशाक पहने हुए तलवार और बाले लेकर खड़े थे। उन तीनों के लिए यह बात नाकाबिले यकीन थी, मगर वह ना जाने क्यों चाहकर भी एक दूसरे से इस बारे में कुछ भी ना कह पाए और सम्मोहित अवस्था में उस औरत के साथ उस महल के अंदर चले गए। कुछ ही देर में वह सब एक आलीशान कमरे में बैठे हुए थे। उनके सामने खाने की टेबल सजी हुई थी। हम अपने मेहमानों को इंतजार नहीं करवाते, खाना शुरू करो। उस औरत की बात सुनकर पूजा ने जैसे ही बड़ी सी डिश पर से ढक्कन उठाया तो उसके गले से एक जोरदार चीख निकल गई। उसने देखा डिश के अंदर उसी चौकीदार की कटी हुई गर्दन रखी हुई थी।
और अशोक के पास पड़ी हुई डिश के अंदर मुखिया का सर कटा हुआ रखा था। वह तीनों घबराकर दहशत से उठकर खड़े हो गए। कौन हो तुम? पूजा ने इतना कहा ही था कि तभी वो सुंदर महिला का चेहरा एक बेहद भयानक महिला में परिवर्तित हो गया। अचानक देखते ही देखते चारों और अंधेरा जाने लगा। कुछ क्षणों के बाद वह तीनों किसी महल में नहीं बल्कि वीरान खंडहर के अंदर खड़े हुए थे। वह तीनों शरीर की पूरी ताकत लगाकर भागते हुए महल से बाहर आ गए। जो बस्ती कुछ देर पहले उन्हें आबाद नजर आ रही थी, अब देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि सालों से उस बस्ती में किसी इंसान के कदम ही ना पड़े हो। अगले ही पल उन तीनों का सर किसी से टकराया और वह तीनों बेहोश हो गए। होश में आने के बाद उन तीनों ने अपने आप को उसी बाड़ी में पाया जहां पानी की जगह खून ही खून था। उन तीनों के सामने वही भयानक महिला जिसकी आंखें बिल्कुल साफ थी और उसका पूरा शरीर जला हुआ था। उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। आखिर कौन हो तुम? हमें यहाँ से जाने दो। तभी उन तीनों के कानों में चौकीदार की आवाज टकराई। मैंने तुम तीनों को रोका था मगर तुम तीनों नहीं माने। उन तीनों ने देखा उनके ठीक बगल में वही चौकीदार खड़ा हुआ। उन्हें रहस्यमयी अंदाज में देखकर मुस्कुरा रहा था। यह कैसे संभव हो सकता है? तुम तो मर चुके हो। तुमने सही कहा, मैं मर चुका हूँ, लेकिन अभी नहीं। 400 साल पहले तुम जिस धुलिया गांव में 3 दिन से रुके हुए थे, वह पूरा धुलिया गांव ही शापित होकर 400 साल पहले मौत की आगोश में समा चुका है। वह गांव भी इसी वीरान इलाके की सीमा में ही आता है। हम हमेशा इंसान को यहाँ आने से मना करते हैं, मगर ना जाने क्यों उनकी मौत उन्हें यहाँ तक खींच ही ले आती है। इतना कहकर वह चौकीदार वहाँ से गायब हो गया। तभी उस भयानक महिला के बड़े बड़े नाखून पंजे निकाला और उसने एक ही बार में उन तीनों की गर्दन धड़ से अलग कर दी। उनकी गर्दन से खून की पिचकारी भयानक महिला के शरीर की और फूट पड़ी और उन तीनों के मृत शरीर खून की बाड़ी में गिर पड़े। कुछ देर बाद उस बस्ती में किसी का नामो निशान मौजूद नहीं था सिवाय वीराने के।